Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So last class हमने Rutherford alpha scattering particle के बारे में स्टडी किया था. तो in this video what we are going to study, we are going to study Rutherford model के जो important points जो थे वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो बेसिकली जो आपका रदरफोर्ड मॉडल था वो आपका क्या था, ये आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी था. क्या था, इसको हमने क्या कहा, इसी से इस मॉडल के बाद से आपकी डिस्कवरी हो गई न्यूक्लियस की. ठीक है. एंड उसके बाद उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या किया, एक मॉडल क्रिएट किया जिसको हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बोला. ठीक है. इसको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं या फिर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं. क्यों न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस की इसने डिस्कवरी की थी इसलिए न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं. ठीक है ना. उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हेलो. इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ही बताया था कि एटम जो है, जैसे आपका ये एटम जिसने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, एटम में पॉजिटिव चार्ज बीच में है और मोस्ट पार्ट जो एटम का है वो हॉलो है, मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट क्या बोला था उसने, द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस. और जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, जो पॉजिटिव चार्ज है एक एटम के अंदर में, वो एक बहुत ही स्मॉल स्पेस, जैसे एटम इतना बड़ा है तो उसके बीच में एकदम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रिसाइड होता है. मतलब अगर मान लो आपका एटम इतना बड़ा है तो उसके बीच में ये पॉजिटिव सा चार्ज, और दैट टू व्हाट, इट रिसाइड एट अ वेरी स्मॉल स्पेस. ठीक है. कहां पर रिसाइड रहेगा, द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड, दैट इज स्मॉल स्पेस जो है पॉजिटिव चार्ज को जो कैरी करता है वो उसको बोला गया न्यूक्लियस बोला गया. ठीक है. द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी और देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन एन एटम. इसने एक और भी चीज डिस्कवर की कि कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में प्रेजेंट है, दो एटम बहुत बड़ा है बट बीच में छोटा सा पॉजिटिव, मतलब छोटे से स्पेस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका बहुत हैवी है. और ये भी बोला कि समथिंग इज वेरी हैवीनेस, मतलब समथिंग इज वेरी हैवी इन द एटम एंड दिस हैवीनेस कम्स फ्रॉम वेयर, दिस हैवीनेस कम्स फ्रॉम योर न्यूक्लियस ओनली. क्यों उसने ऐसा कंक्लूड किया, क्योंकि अभी जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें इसने क्या किया था, हाँ ये वाला इसमें क्या थे, ये अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है, उससे पास कराया था. ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल क्या होते थे आपके, अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, मतलब +2 पॉजिटिव चार्ज, राइट, +2 मतलब एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव. तो कोई पार्टिकल, अगर आप जस्ट इमेजिन करो, कोई पार्टिकल अगर इसको रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, डिफ्लेक्ट कर पा रहा है या वापस ऑपोजिट उसी डायरेक्शन में भेज पा रहा है, मतलब जो अंदर में पार्टिकल है वो काफी थोड़ा स्ट्रांग तो होगा, क्योंकि अंदर में हमने यहाँ पर दिखाया प्लस है सिर्फ, बट सी ये अल्फा पार्टिकल के पास कितना +2 चार्ज होता है. कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को अगर डिफ्लेक्ट कर पा रहा है या वापस रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तो मतलब क्या है इसका, कि वो जो चार्ज है इस एटम के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो हैवी होगा, तभी तो कर पा रहा है, क्योंकि आपका अल्फा पार्टिकल के पास वैसे ही 2 चार्ज +2 चार्ज होता है, वो वैसे ही हैवी है. सो अगर कोई अल्फा पार्टिकल को हैवी कर पा रहा है, मतलब क्या है, वो आपका कोई पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो जरूर हैवी होगा, तभी वो आपके अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट या डेविएट कर पा रहा है. ठीक है. सो दिस हैवीनेस, और ये जो हैवीनेस है वो कहां पर है, वो हैवीनेस आपके न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट एट व्हाट, न्यूक्लियस. नाउ व्हाट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स एंड इन ए न्यूट्रल एटम. कोई भी आपका न्यूट्रल एटम है, सो उसमें आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसका नंबर आपके प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके यहां पर प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन से आपका इक्वल है. एंड तभी क्या होगा, आपका एटम क्या है, न्यूट्रल. क्या है न्यूट्रल, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होते हैं आपके, वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर दे रहे हैं. ठीक है. सो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया. पहला पॉइंट था मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम हेलो है, समझ में आ गया आपको. ठीक है, मोस्ट पार्ट हेलो है. सेकेंड पॉइंट ये था, द पॉजिटिव पार्ट रिसाइड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, दैट इज न्यूक्लियस. पॉजिटिव चार्ज जो आपका बहुत ही स्मॉल स्पेस में रिसाइड करता है, दैट इज न्यूक्लियस बोला जाता है. द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी. ये पॉजिटिव चार्ज हैवी है. क्यों हैवी है, क्योंकि ये अल्फा रेस को आपके रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, कुछ भी कर पा रहा है ना, कुछ भी. तो मीन्स क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है इज वेरी हैवी और देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन द न्यूक्लियस. दिस हैवीनेस इज व्हाट, दिस हैवीनेस प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. अब क्या बोला है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इसका मतलब अगर एटम तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा, एटम आपके दो चीज से बना हुआ है, राइट. एक तो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, राइट. सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जब बैलेंस्ड होंगे तभी तो
एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है आपके इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये पॉइंट भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। मैंने बताया ही आपको, एटम अगर इतना बड़ा साइज है तो न्यूक्लियस इतना पुंदूसा होगा, छोटा सा एकदम। सो द साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, किसके कंपेरेटिव साइज के, आपके एटम के साइज से। जस्ट इमेजिन, आप मान लीजिए अगर एटम का साइज 10 टू द पावर -10 है, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस, तो न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -15 है। मतलब न्यूक्लियस एटम से 10 टू द पावर 5 मतलब 1 लाख टाइम क्या है आपका, छोटा है। और आप ये भी बोल सकते हैं 1 लाख टाइम एटम इज बिगर देन न्यूक्लियस, क्योंकि ये 10 टू द पावर 10 है, ये 10 टू द पावर -10 है, ये 10 टू द पावर -15 है, मतलब 10 टू द पावर +5 ये, और यहां से देखा जाए तो 10 टू द पावर -5। सो न्यूक्लियस आपके एटम से कितना छोटा है, 10 टू द पावर 5 टाइम, मतलब 1 लाख टाइम छोटा है। ठीक है, ये एक और पॉइंट हो गया। नाउ इन सब का एक मेन पॉइंट जो आपके रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन व्हाट, इन अ क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब जैसे कि आपका ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। जैसे कोई ऑर्बिट है उसमें सर्कुलर कोई ऑर्बिट है, वैसे ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, किसके रोटेट अराउंड व्हाट, दे रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस, वही बोला है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, एंड किसके अराउंड न्यूक्लियस। सो दिस मॉडल कैन बी कंपेयर्ड विद सोलर सिस्टम। और उसने क्या किया, उसने ये जो मॉडल की जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, उसको उसने क्या किया, सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सोलर सिस्टम में सन बीच में रहता है आपके, और आपके प्लैनेट्स इर्द गिर्द घूमते हैं, राइट। अर्थ जैसे मान लो आपका इसके बीच में घूम रहा है। सो ही व्हाट ही डिड, ये एटम्स का भी जो स्ट्रक्चर है, जो एटम का जो रोटेशन होता है, उसको भी इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। सो दिस मॉडल कैन, उसने क्या किया, कैन बी कंपेयर्ड, मतलब और यू कैन से कंपेयर्ड विद द सोलर सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी सोलर सिस्टम मॉडल। इसको हम ये मॉडल को आपके सोलर सिस्टम से भी कंपेयर करके समझाया था, इसलिए इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। रदरफोर्ड की ये मॉडल ऑफ एटम को सोलर सिस्टम मॉडल भी एटम बोलते हैं ना। हम समझते हैं कि कैसे उसने एक्सप्लेन किया, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। उसने बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस न्यूक्लियस में, जैसे सन है और प्लैनेट्स सन के रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही सेम न्यूक्लियस आपका मान लो सन है और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं लाइक प्लैनेट्स, ठीक है। अब आपको पता है, एक चीज मैं बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव है, और जब भी दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस हिसाब से क्या होगा, न्यूक्लियस तो हैवी है, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेना चाहिए और ये आपस में कोलाइड हो जाने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, नाउ विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी लिख के दी है कि क्या क्या होता है एक्चुअली। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके बीच में एक फोर्स रहती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या पता होगा, वो आपका होता है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स रहती है, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि दो चार्ज डिफरेंट है तो इसलिए इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, एंड बिकॉज दो चार्ज ऑपोजिट है इसलिए अट्रैक्शन हो गया, अगर दोनों चार्ज सेम होते तो ये रिपल्शन होता, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या लिखा है, एज वी नो दैट इन एन atom electron and proton both are present, as electron is negative both are present, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, ठीक है। बोला है एक एटम में आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोथ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके पास, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। मीन्स द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन,
बाय द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन, किसकी वजह से, प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन आपका हैवी है, बिकॉज प्रोटॉन इज हैवी। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कोलाइड कर जाएंगे और एटम आपका क्या हो जाएगा, विद ईच अदर, एंड एटम गेट डिस्ट्रॉय, और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स है, दैट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, मींस क्या होगा, प्रोटॉन आपका हैवी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, दोनों आपस में कोलाइड करके क्या होगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, राइट? क्यों नहीं होता है हम वो समझते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग, यही बोला मैंने, क्यों नहीं होता है वो हम समझाते हैं। द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज यूज्ड इन अ डिफरेंट वे, और वी कैन से फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये फोर्स है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, अगर नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट ऐसे ही करती तो ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाते और इलेक्ट्रॉन और एटम आपका डिस्ट्रॉय हो जाता। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, ये फोर्स आपकी जो यूज हो जाती है इन अ डिफरेंट वे। दिस फोर्स आपकी डिफरेंट वे में यूज होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर घूमने। जैसे न्यूक्लियस है, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपका, ये आके यहाँ गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, ये फोर्स इसको सर्कुलर घूमने के लिए मदद करती है। मीन्स दिस फोर्स इज नॉट यूज्ड एज इन अट्रैक्शन, इट इज यूज्ड इन व्हाट, सर्कुलर मोशन। किसमें यूज होती है, सर्कुलर मोशन में। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वही लिखा हुआ है। बट इन, क्या लिखा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग, मतलब कोलाइड नहीं करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और आपका एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो बट इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, मतलब प्रोटॉन के बीच में है, इट इज यूज्ड इन अ डिफरेंट वे, और हम बोल सकते हैं ये यूज होता है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब नाउ दिस सर्कुलर मोशन क्या होता है, हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। सो इन सर्कुलर मोशन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, इट्स वेलोसिटी विल बी चेंजिंग कंटिन्यूअसली। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन क्यों की। मैंने इतनी सारी चीजें इसलिए एक्सप्लेन की हैं ताकि आपका हर एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, हर एक चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इन वेरी डिटेल, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ योर केमिस्ट्री। यहीं से आपको पता चलेगा कैसे आपके जो इंपॉर्टेंट पदार्थ जो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये सब कैसे, जैसे एटम में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कैसे डिस्कवर हुआ वो पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप एकदम थ्योरेटिकली एकदम जान जाओगे ना चीजें, तो फिर आपको एकदम हमेशा याद रहेंगी। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दैट मच ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक सर्कुलर मोशन में, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। एंड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आज पढ़ा देती हूँ। फिजिक्स में ये होता है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज होना फिजिक्स के टर्म में मतलब डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। फिजिक्स के टर्म में वेलोसिटी चेंज करना आपका डायरेक्शन चेंज करना होता है। तो कोई भी पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। एंड एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू ma होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप एक चीज हमेशा याद रख लो, अगर आपको नहीं याद है तो भी आप याद कर लो कि अगर सर्कुलर मोशन होता है तो पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका ये एटम ले लूं, ये आपका न्यूक्लियस है, अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी। वंस उसकी वेलोसिटी चेंज होने लगेगी, मतलब उसका डायरेक्शन जब चेंज होने लगेगा, उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज होने लगेगा, तो क्या होगा, चेंज उसके एक्सेलरेशन में भी हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, उसके फोर्स में भी चेंज हो जाएगा। एंड वो फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फोर्स क्या फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स को वो करती है, जो कि किस में यूज होती है, वो की यूज होती है आपके रोटेशन में। सो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, उसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गोल घूमने में मदद कर रही है। मतलब जो इनके बीच में बेसिकली क्या हुआ, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, किस लिए यूज कर रहा है, सर्कुलर घूमने के लिए। मतलब दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होगी और आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। यही है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके यूनिवर्स, अभी मैंने आपको सब समझा दिया,
अब आपको पता है कि आपका जैसे यूनिवर्स है, ठीक है, आपको पता है आपके सोलर सिस्टम में सन है, उसके इर्द गिर्द आपका अर्थ घूमता है। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग है तो आपकी अर्थ जाके सन के पास भिड़ जाइए, हमारी अर्थ, राइट? मतलब सन और अर्थ ही आपका पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम ही है, राइट? तो सन और अर्थ के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब सन तो अपनी तरफ अर्थ को खींच लेगा और ये आपस में कोलाइड कर जाएंगे और आपका हमारा तो ये पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अर्थ इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करता है सन के चारों तरफ घूमने के लिए। मतलब अर्थ ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इनके बीच में वो यूज करता है सन के चारों तरफ घूमने के लिए। वैसे ही आपका एटम में जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सॉरी अब मैंने सेंट्रीपिटल का टर्म ला दिया। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन यूज करता है आपका ये ऐसे गोल गोल घूमने के लिए फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इलेक्ट्रॉन यूज करता है व्हाट? टू रोटेट व्हाट? न्यूक्लियस। Now Earth uses its gravitational force to rotate around the sun. अब क्या कर रही है? अर्थ यूज कर रही है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके लिए? टू रोटेट अराउंड द सन। एंड जब भी इस तरह का रोटेशन होता है उस टाइप में आपकी जो फोर्स यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ यू जस्ट इमेजिन आपने एक धागा लिया और यहां पर एक स्टोन बांध दिया, ठीक है, स्टोन बांध दिया इसमें धागे में। अब इसको अपने से हाथ में ले लिया, यहाँ पे बांध दिया है अपने, और इसको आप घुमा रहे हो ऐसे से, बहुत जोर जोर से। जब घुमाओगे ऐसे 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 घुमाओगे जोर जोर से तो आप देखोगे ये जो धागा है, जिससे धागा है, ये धागा इधर से ऐसे लटका होगा, ठीक है, इधर से ऐसे लटका होगा, इधर से ऐसे लटका होगा, और जब घुमाओगे तो ये ऐसे घूमता रहेगा, एकदम गोल 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 घूमता रहेगा। पर वो धागा आपका आके इसको टच नहीं कर जाएगा, गिरेगा नहीं इसके ऊपर। जो स्टोन है वो आके आपके इस पेंसिल की निप को नहीं टच कर लेगा। धागा आपने यहाँ बांधा है, स्टोन आपका गोल 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 घूमता रहेगा, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। जैसे आपने, ये है आपकी पेंसिल का, यहाँ पर आपने बांध दिया धागा, ये आपका स्टोन है, तो ये गोल 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 घूमता रहेगा, पर आके ये स्टोन इस पर टच नहीं करेगा। सो इसको गोल घूमने के लिए जो फोर्स मदद कर रही है वो क्या फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि सर्कुलर घूमने में मदद करती है। क्या करने में मदद करती है? सर्कुलर घूमने में। सो जो अर्थ और सन के बीच में भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो यूज कर रहा है उसको गोल घुमाने के लिए, दैट इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? इज यूजिंग व्हाट? इट इज यूजिंग, इट इज यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसको यूज करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करता है कैसे? एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे यूज करता है? एज व्हाट? एज सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज करता है, ठीक है, एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो या फिर इसको रिपल्शन बोल लो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? योर सेंट्रीपिटल फोर्स। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। नाउ बोर की थ्योरी, सॉरी, रदरफोर्ड की थ्योरी बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हर एक चीज, जब नई चीज कुछ इन्वेंट होती है तो मतलब पहली वाली चीज में कोई ड्रॉबैक रही होगी, तभी तो कोई नई चीज इन्वेंट होती है, राइट? तो क्या हुआ? जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें थोड़े ड्रॉबैक्स थे। क्या थे? ड्रॉबैक। और यू कैन से द फेलियर, फेलियर बोल लो या चाहे ड्रॉबैक बोल लो। क्या ड्रॉबैक्स रहे हम आप देखते हैं कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स रहे। सो द टू इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सबसे पहला जो फेलियर था वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस एक्सीलेंट साइंटिस्ट इन फिजिक्स, ओके। ये उस समय इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रहे थे। उन्होंने थ्योरी दी थी, उसके हिसाब से, वो थ्योरी के हिसाब से क्या था? एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन एंड लॉस एनर्जी। इन्होंने कहा था कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है? एमिट एनर्जी या रेडिएशन बोल लो। और मतलब उसका मतलब क्या है? अगर वो एमिट रेडिएशन एमिट कर रहा है, कुछ कलर एमिट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, लूजेस एनर्जी। सो एज पर हिम व्हाट? ये जो मॉडल है एटम का, एटम के अंदर जो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन आपकी वेलोसिटी चेंज करता है। वंस ये वेलोसिटी चेंज करता है मतलब क्या है? ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, राइट?
एक्सेलरेटेड पार्टिकल है ये चार्ज पार्टिकल भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज है, मतलब चार्ज पार्टिकल है, राइट। वेलोसिटी चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड। इट इज ऑल्सो अ चार्ज पार्टिकल। और मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी? एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, मतलब क्या कहा था उन्होंने? कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगेन दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड ऑल्सो, चार्ज पार्टिकल ऑल्सो, व्हाट इट विल डू? एमिट रेडिएशन एंड लूजेस एनर्जी। क्या होगा? इट विल लूजेस एनर्जी। तो उसने बोला कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा? वो लूज करेगा एनर्जी। इट विल लूज व्हाट? इट विल लूज एनर्जी। अगर ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है और ये जब घूम रहा है, इसमें वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। सो एक टाइम ऐसा आएगा, धीरे 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 एनर्जी लूज करता जाएगा, लूज करता जाएगा, लूज करता जाएगा, लूज कर, इसके पास कोई एनर्जी बचेगी नहीं। एंड इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, सॉरी, ये जो न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज, दैट टू हैवी पॉजिटिव चार्ज, तो जब इसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब है, तो क्या होगा? ये अपनी तरफ इसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और वंस ये अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, ये लोग कोलाइड करके आपका जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, एक्चुअल में तो एटम आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो ये मैक्सवेल की थ्योरी थी और रदरफोर्ड ने इसको प्रूफ नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है। टग ऑफ वॉर मतलब रोप खींचते हैं ना इधर से इधर, उसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं। तो टग ऑफ वॉर हो रहा है। ये बच्चे को आपने 5 दिन से कुछ खिलाया नहीं, ना पानी पिया, ना कुछ पिया, इसकी एनर्जी क्या होगी? धीरे धीरे कम हो गई होगी फर्स्ट डे से। 1 से 5 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, तो 1 दिन फर्स्ट डे थोड़ी ज्यादा थी, धीरे धीरे 5वें दिन तक बहुत कम हो गई और इसने बहुत कुछ खाया पिया है। अब ये खींच रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, दोनों तो एक दो यहाँ से भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है। पर ये धीरे धीरे इसने खाया नहीं कुछ भी, तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। एक टाइम है इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और ये इसके पास चला जाएगा, गिर जाएगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन के केस में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो रहा है आपका? इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगेन दिस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? कैरिंग नेगेटिव साइन, राइट, नेगेटिव चार्ज भी है, तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल भी है। तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से एनी एक्सेलरेटेड और चार्ज पार्टिकल है वो आपका एमिट करता है रेडिएशन, मतलब लूज करता है एनर्जी। सो अगर आपका इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, जो कि है, तो इस हिसाब से मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ये भी क्या करेगा? लूज करेगा एनर्जी। लूज करते करते क्या होगा? इट विल कोलाइड विद न्यूक्लियस। एक टाइम के बाद उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी, तो वो क्या करेगा? न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर देगा। और वंस वो न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा, तो क्या होगा? आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली एटम इज स्टेबल। आपका एटम स्टेबल होता है। क्या होता है? एटम स्टेबल होता है, यही है। बट इन एक्चुअल एटम स्टेबल, बट एज पर मैक्सवेल थ्योरी ने इसको काउंटर कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल है, वो घूम रहा है इसमें, बट इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो यूज कर रहा है सेंट्रीपिटल घूमने के लिए। अगर सेंट्रीपिटल भी घूमने के लिए फोर्स कर रहा है, तो एक टाइम के बाद ये एनर्जी लूज करता रहेगा। जैसे ये मूव कर रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक टाइम के बाद एनर्जी नहीं बचेगी। आपको रदरफोर्ड ने सिर्फ यहां तक बताया था, ये चार्ज पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूज हो रही है एज सेंट्रीपिटल फोर्स, बस। बट मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से अगर ये चार्ज पार्टिकल, ये अगर अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जैसे यूज कर रहा है, तो भी ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये एमिट करेगा रेडिएशन। और रेडिएशन एमिट करेगा तो धीरे इसके पास एक टाइम के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो ये गिर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने बताया ही नहीं, he didn't tell about the stability, he cannot explain the stability of atom, और he didn't say about the stability of atom. एटम की स्टेबिलिटी पे कोई चर्चा नहीं हुआ। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट ड्रॉबैक, ही कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके, ये हो गया, जबकि एटम एक्चुअल में स्टेबल है, बट उसने बता नहीं पाया। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? द सेकेंड पॉइंट इज he cannot explain the line spectrum or the discrete spectrum of atom. इसने नहीं बता पाया लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाया। अब आप सोच रहे हो लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है?
सो बेसिकली अगर आपको स्पेक्ट्रम नहीं पता है तो ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा। विबग्योर जो होता है विजिबल, जो आपकी विजिबल लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, वो 7 कलर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रिज्म ले लो, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म पे पिटती है और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम। और जो ये बनता है यहाँ पर जो स्पॉट आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको। ये विबग्योर होता है ना, विबग्योर, राइट, वाईओआर, विबग्योर होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विबग्योर होता है। तो जो इसकी थ्योरी थी, इसने ये नहीं बताया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम एंड यू कैन से डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, उसके बारे में नहीं बताया। कैसे नहीं बताया, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक आपने वेसल ले लिया है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डाल रखे हैं, ठीक है, और गैसेस, इन गैसेस फॉर्म हाइड्रोजन के गैस आइटम्स है प्रेजेंट। अब क्या किया, इसमें से लाइट, जब हमने नॉर्मली जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने इसमें से लाइट पास कराई, व्हाइट लाइट दी, तो हमने देखा कि बैंड, कलर ऑफ बैंड्स फॉर्म हुआ। जो ये आपका सबसे पहला वॉयलेट जो है, इसमें बहुत सारे बैंड, नंबर ऑफ बैंड फॉर्म हुए, यहाँ पर सिंगल बैंड, यहाँ पर सिंगल बैंड, तो ये सारे बैंड बने। फिर उसने क्या किया, मतलब फिर क्या हुआ, जो साइंटिस्ट अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे उन्होंने क्या किया, ये हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस को रिप्लेस किया। हीलियम को रिप्लेस किया तो यहाँ पर इंडिगो में ज्यादा मोटा बैंड बन रहा है, इसमें पतला पतला बैंड बन रहा है। तो जो बेसिकली इसकी जो थ्योरी थी, जो आपकी रदरफोर्ड की थ्योरी थी, उसने ये सबके बारे में बता नहीं पाया, ना ही इसने एक्सप्लेन किया कि ये स्पेक्ट्रम क्यों बन रहे हैं। जब हम कोई गैस मॉलिक्यूल ले रहे हैं और व्हाइट लाइट में से पास हो रही है, स्पेक्ट्रम क्यों बन रहे हैं वो उसने बता नहीं पाया, क्यों वो चेंज हो रहे हैं, क्यों जब हम गैस बदल रहे हैं तो स्पेक्ट्रम भी क्यों बदल रहा है। सो द मेजर ड्रॉबैक इज व्हाई डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स केम फॉर डिफरेंट गैसेस, क्यों डिफरेंट स्पेक्ट्रम आ रहे हैं डिफरेंट गैसेस के लिए, सेम स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आ रहे हैं वो नहीं बता पाया। हम अभी एड्सॉर्प्शन पे खूब चर्चा करेंगे आगे, बट अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए, ये ड्रॉबैक था। सो इस केस में जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है ये आपका क्या है, ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इस केस में ये आपका एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट इस गैसेस में एड्सॉर्ब होके आपका ये बैंड शो कर रही है, तो ये आपका एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो आपकी क्लास 12 में आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे, इसी चैप्टर में आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ओके, नाउ रदरफोर्ड मॉडल के बाद एक मॉडल आया, ठीक है, जो उसने रदरफोर्ड के मॉडल को जस्टिफाई किया, कुछ कुछ और इन्वेंशंस निकाले और कुछ कुछ और किया, और उसने दूसरा मॉडल लाया, ठीक है। और ये ऐसा इंसान था जो आए, जो साइंटिस्ट आए, वो बहुत ही बड़े इंसान थे, और उन्होंने, ही इज द पर्सन हु चैलेंज व्हाट आइंस्टाइन, ही इज द पर्सन हु चैलेंज एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका बहुत नाम आपने सुना होगा, रिलेटिविटी में सुना होगा, नोबेल प्राइज मिला है उनको, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबको जानता है। तो ये जो नील बोर साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपका बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं, ठीक है। सो ये साइंटिस्ट, इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी को भी चैलेंज किया था, ठीक है। सो ही इज ऑल्सो नोन एज, ही इज द साइंटिस्ट हु चैलेंज आइंस्टाइन, लाइक दैट, ऑल्सो नोन एज। और अब ये जब रदरफोर्ड की जो मॉडल था आपका जब फेल हो गया, तो आपका बोर का मॉडल आया। सो स्टार्टिंग विद हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम एक बार बता देते हैं आपको फिर से, मतलब डिस्कस करते हैं। हमने स्टार्ट किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमने पढ़ा, उसमें हमें हमारे अगेन ड्रॉबैक आ गए, तो हमने स्विच किया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी सही नहीं है, तो हमने जे थॉमसन की क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं बता पाई थी, जो कि प्रेजेंट थे, जे थॉमसन ने बताया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। देन हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, देन हमने प्रॉपर्टीज, हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो कि माइकल फैराडे ने किया था वो पढ़ा। देन जे थॉमसन ने एक मेजरमेंट किया था, वो भी हमने पढ़ा, ठीक है, मेजरमेंट लिया था वो पढ़ा। तो इसके बाद आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, हमने मुलिकन के ऑयल ड्रॉप मॉडल से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, ठीक है। देन हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, जो कि गोल्डस्टेन ने किया था, आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज क्या होती हैं, प्रोटॉन और एनोड रेज में क्या डिफरेंस होता है, हमने पढ़ा। प्रोटॉन का भी हमने चार्ज और मास ऑफ प्रोटॉन देख लिया। देन हमने आपका रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड मॉडल बेसिकली आपका क्या बताता है, आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी की थी जे थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन
गोल्डस्टीन ने, एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आपकी रदरफोर्ड में। अभी तक न्यूट्रॉन आया ही नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो हुआ था आपका वो 1930s में हुआ था। ये सारी चीजें 1830s टू 1880s की बात चल रही है ये सब, ठीक है। उस समय न्यूट्रॉन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था कि कुछ और भी है। सो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बता दिया था। उसके बाद इसके रदरफोर्ड के भी हमारे कुछ फेलियर्स आ गए। अब जो आए, जो साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन को चैलेंज किया, दैट इज बोर। और बोर से ही हमारा मेन पार्ट जो स्टार्ट होता है, एंड विल गेट इनटू दिस टॉपिक इन वेरी डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। और यही से आपका मेन सिलेबस और इंपॉर्टेंट सिलेबस शुरू होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक हिस्ट्री की तरह पढ़ा हमने कि इतने सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। जो एक्चुअल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है बोर की वजह से, ठीक है। बोर से हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। और आप सब पढ़ते रहिए।